ओके दोस्तों, ये हमारा सेकंड लेक्चर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। सेकंड लेक्चर, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्यूबीडी के चंद क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में। उन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ऐसा भी दिखा होगा जो मैं इस लेक्चर के शुरुआत में सबसे पहले डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप कब पता लगा सकते हैं कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है लेकिन अपना पाथ चेंज नहीं कर रही है। मतलब मीडियम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है लेकिन अपना पाथ चेंज नहीं कर रही है। फाइन, देखिए ये दो सिनेरियोज हैं आपके पास जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे तो जा रही है लेकिन अपना पाथ चेंज नहीं कर रही है। सबसे पहले और सबसे बेसिक सिनेरियो जो है वो ये वाला है जिसमें लाइट जो है वो सेपरेटिंग बाउंड्री के ऊपर स्ट्राइक करती है परपेंडिकुलरली। लाइट जो है वो सेपरेटिंग बाउंड्री के ऊपर स्ट्राइक करती है परपेंडिकुलरली। तो नॉर्मल जो है वो इसी के ऊपर अलाइंड हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाता है। ये पहला सिनेरियो। इसमें क्या होता है, लाइट ना तो टुवर्ड्स जाना चाहती है ना अवे, वो सीधा सीधा सेम पाथ फॉलो करना चाहती है परपेंडिकुलर। तो अगर कोई लाइट परपेंडिकुलरली एंटर करती है तो वो परपेंडिकुलर ही चली जाएगी बिना अपना पाथ चेंज करे। ये तो बड़ा बेसिक सिनेरियो है। फिर फ़र्क नहीं पड़ता ये मीडियम कौन सा है, फिर फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये मीडियम कौन सा है। बट अगर लाइट ऑब्लिकली एंटर कर रही है, एंड व्हेन आई यूज़ अ टर्म ऑब्लिकली, आज से लेकर हमेशा याद रखिएगा, ऑब्लिकली का मतलब होता है एट सर्टेन एंगल। अगर लाइट ऑब्लिकली एंटर कर रही है, एट सर्टेन एंगल एंटर कर रही है, रैंडम एंगल आई, और फिर भी अपना पाथ चेंज नहीं करती है, मतलब आई जो है वो आर के इक्वल है, फिर भी अपना पाथ चेंज नहीं करती है, तो ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब उन दोनों मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेल खाते हो। मतलब n1 इक्वल्स टू n2 ये लिख रहे हैं हम लोग, μ1 इज इक्वल्स टू μ2 भी लिख सकते हैं। आपको पता होगा मैंने बोला था मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से। तो म्यू इक्वल है, ये तभी मुमकिन है कि वो अपना पाथ चेंज ना करे जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही सेम हो। अब देखिए इस पर्टिकुलर सिनेरियो पे सवाल उठता है। कैसा सवाल? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो किसी भी मीडियम, किसी भी तरीके के मटेरियल का फिक्स्ड होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का, ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड, एक फिक्स वैल्यू होती है। और जैसे जैसे मीडियम बदलता है वैसे वैसे ही वैल्यू भी बदलती है। तो अगर आप बात करेंगे एयर की तो मैं बोलूँगा 1 है, आप बात करेंगे वाटर की मैं 1.33 समथिंग बोलूँगा, आप बात करेंगे ग्लास की मैं 1.5 बोल दूँगा, आप बात करेंगे डायमंड की मैं 2.42 बोल दूँगा। तो ये पॉइंट्स में फ़र्क आता है, लेकिन फ़र्क आता है। अब ये जो फ़र्क है वो मीडियम चेंज होते ही आ जाता है। तो अगर तो आप कहते हैं कि ये मीडियम ही सेम है, मतलब मीडियम 1 जो है वही मीडियम 2 है, तब तो ये बात समझ में आती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। और अगर मीडियम ही सेम है तो ये बाउंड्री होने का क्या मतलब है? मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं आप? अगर आप कहते हैं मीडियम ही सेम है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2 सेम ही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, मुझे उसमें कोई शक नहीं है। बट फिर इस बाउंड्री का क्या मतलब है? क्योंकि बाउंड्री का तो मतलब होता है ना दो अलग मीडियम्स को सेपरेट करना, तो ये बाउंड्री तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी फिर। एंड अगर आप कहते हैं नहीं ये बाउंड्री है और ये दो अलग मीडियम है, तो फिर इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं हो सकते हैं। इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं हो सकते हैं अनटिल एंड अनलेस आप किसी एक मीडियम को प्योर रख रहे हैं और दूसरे मीडियम को इम्प्योर करके उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज कर रहे हैं। मतलब पहला मीडियम तो लेट्स से एयर है या वाटर है, लेट्स से वाटर है, और दूसरा मीडियम ग्लास है, या पहला मीडियम ग्लास है या दूसरा मीडियम वाटर है, किसी एक को आपने इम्प्योर किया है, प्योर नहीं है वो। अगर आप प्योर मीडियम के अंदर इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देते हैं, अगर आप प्योर मीडियम के अंदर इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देते हैं तो आप उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर आप उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मॉडिफाई कर सकते हैं तो किसी इम्प्योर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप प्योर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल ले जा सकते हैं, तभी ये चीज़ मुमकिन है। टॉपिक आपने ध्यान से सुना। एक मीडियम से लाइट गई, ऑब्लिकली एंटर कर रही थी, और दूसरे मीडियम में जाने के बाद अपना पाथ चेंज नहीं किया, पाथ चेंज नहीं किया, तो ये तभी मुमकिन है जब या तो वो दोनों मीडियम ही सेम हो। मीडियम सेम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम और पाथ चेंज नहीं करेगी, मानता हूँ मैं। लेकिन फिर ये सेपरेशन का क्या सवाल आता है? ये
सेपरेशन का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि सेपरेशन तो वहीं यूज़ होता है जहाँ मीडियम ही अलग हो, और मीडियम अगर अलग है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हैं पाथ चेंज नहीं कर रहा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, इसका मतलब आपने दो अलग मीडियम में से किसी एक मीडियम को इम्प्योर बनाया है। इम्प्योर बनाने के बाद, इम्प्योरिटीज़ डालने के बाद आपने उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मॉडिफाई किया है, तभी जाके वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी और के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ मैच कर रहा है। ये वाली बात ध्यान से याद रखिएगा। फाइन। नाउ अब जब इतनी बात हो ही गई है तो इस क्लास का, इस पर्टिकुलर वीडियो का जो मोटिव है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बहुत अच्छे से समझाना है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फाइन, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सीखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अकॉर्डिंग टू बुक्स पॉइंट ऑफ व्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम is the ability of bending a light, अब ये बेंड टुवर्ड्स भी हो सकता है और अवे भी हो सकता है, तो कितना बेंड करेगा और कितना मतलब कितना टुवर्ड्स बेंड करेगा, कितना अवे बेंड करेगा, ये डिसाइड कौन करके देता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन ये सिर्फ बुक्स पॉइंट ऑफ व्यू के साथ क्वालिटेटिव एक डेफिनेशन है, क्वांटिटेटिव नहीं है। और अगर बुक्स की लैंग्वेज को छोड़ दूँ, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव लैंग्वेजेस को छोड़ दूँ, तो सिंपल सी बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का, मैं पहले भी बता चुका हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का ये डिसाइड करता है, उसकी डेंसिटी, उसका रेजिस्टेंस ये डिसाइड करता है कि वो लाइट को कितना अपोज करेगा। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लाइट को, उतना ज़्यादा वो अपोज करेगा, उसकी स्पीड को उतना कम करेगा। फाइन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का जो होता है वो लाइट को अपोज करता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का क्वांटिटेटिवली डिफाइन करने की बारी आ गई है। व्हेन आई से क्वांटिटेटिवली मीन्स आई वांट टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम is equals to speed of light in vacuum, that is C, upon speed of light in that medium, so यहाँ पर आप स्टेटमेंट वाइज देख लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम is equals to speed of light in vacuum, or air, whatever you want to say, upon speed of light in that medium। कुछ बच्चे स्पीड ऑफ मीडियम कह देते हैं, ऐसा शब्द यूज़ कर जाते हैं जल्दी में। स्पीड ऑफ मीडियम नहीं होता है भाई। लाइट की उस मीडियम में क्या स्पीड है वो होती है, स्पीड लाइट की वैक्यूम में कितनी है डिवाइडेड बाय स्पीड लाइट की मीडियम में कितनी है, ये होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब ये टॉपिक का मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एब्सोल्यूट मीडियम, किसी पर्टिकुलर मीडियम के बारे में आप बात कर रहे हैं तब आप कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी एक मीडियम के बारे में बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट एक और टॉपिक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। टॉपिक का नाम क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट थोड़ी ही देर में मैं आपको ये प्रूफ कर दूंगा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होता ही नहीं है। देखिए, टेक्निकल तौर पे, बुक्स के तौर पे जो चीज़ें हैं वो तो मैं बताता ही हूँ, लेकिन एक्चुअली में साइंस की क्या फीलिंग है, साइंस की एग्जैक्टली मतलब हिडन चीज़ें क्या हैं, आपको वो भी रिवील करना काम है। तो इसीलिए मैंने अभी जो बोला कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मीडियम, किसी स्पेसिफिक मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, जो कि निकलता कैसे है? स्पीड ऑफ लाइट इन दी वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। और अब मैंने बोला एक टॉपिक है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालना, रिलेशन निकालना उनका, इसीलिए इसका नाम क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और मैंने कहा अभी थोड़ी देर में मैं प्रूफ कर दूंगा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसी कोई बात ही नहीं है, सारी ही चीज़ें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। इनफैक्ट
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिविटी के बिना बताई ही नहीं जा सकती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिविटी के बिना बताई ही नहीं जा सकती है। इसके लिए लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल दिया था, आज मैं फिर वो एग्जांपल दोहराता हूँ। कभी अगर आपको पता लगाना हो कि कोई मीडियम कितना डेंस है, वो लाइट के साथ क्या हरकत करेगा, ये हमेशा फिक्स नहीं रहता था। याद होगा आपको, एयर हमेशा रेयरर नहीं होता था और वाटर हमेशा डेंसर नहीं होता था। एयर रेयरर होता था जब उसको वाटर के साथ कंपेयर करते थे, और एयर रेयरर होता था कब? जब उसको कंपेयर कर रहे हो आप वाटर के साथ, क्योंकि वाटर तब डेंसर था। बट वहीं पर अगर आप बात करेंगे वैक्यूम की, तो वैक्यूम रेयरर है और एयर उसके मुकाबले डेंसर, एयर उसके मुकाबले डेंसर। और वहीं अगर आप बात करेंगे ग्लास की, तो वाटर रेयरर है और वहीं पर ग्लास जो है वो क्या है? डेंसर। आप देख रहे हैं, पहले जो रेयरर था बाद में डेंसर बन गया, पहले जो डेंसर था बाद में रेयरर बन गया। अगर हम चाहें तो ग्लास जो यहाँ पर डेंसर है उसको अगर डायमंड के साथ कंपेयर करेंगे तो डायमंड जो है वो डेंसर बन जाएगा और ग्लास जो है वो रेयरर बन जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है कि कौन सी रेयर है कौन सी डेंसर। ये इस बात पे निर्भर करती है कि हम उसको कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं। हाँ, फॉर श्योर इसके बारे में हम गारंटी देते हैं कि वैक्यूम से ज़्यादा रेयरर कोई नहीं है, वैक्यूम से ज़्यादा रेयरर कोई नहीं है, और डायमंड से ज़्यादा डेंसर भी कोई नहीं है, डायमंड से ज़्यादा डेंसर भी कोई नहीं है। तो ये होती है रिलेटिविटी। अब बताइए मुझे, जब आप डेंसर रेयरर जैसे शब्द बदल रहे हैं रिलेशन में, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हुआ कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिना किसी और के रिलेट किए, बिना किसी और के साथ रिलेट किए नहीं पता लगाया जा सकता। तो कुछ भी एब्सोल्यूट जैसा होता ही नहीं है, सारे ही क्या होते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थोड़ी देर में मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ दिखाऊंगा, आपको शो करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको समझाना होगा ताकि आप फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी वो चीज़ें ढूंढ सकें जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मैं आपको सिखाऊंगा। फाइन, देखते हैं। सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट करना, ये तो आप लास्ट क्लास में देख ही चुके हैं डेरिवेशन में, μ12 वाली टर्म, राइट, μ12 वाली टर्म, या फिर यूँ कहूँ μ21 और μ21 दोनों निकालते हैं और देखते हैं μ12 और μ21 में क्या रिलेशन है। फाइन, पहले μ12, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था, जब भी ऐसा बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 को न्यूमरेटर में रखें और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 को डिनोमिनेटर में। क्लियर है? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 का फॉर्मूला पुट करें। क्या कहेंगे फॉर्मूले को देखते हैं हम लोग। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ने हमें सिखाया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। इसका मतलब μ1 बाय μ2 होगा c बाय v1 μ1 के लिए, c बाय v1 किसके लिए? μ1 के लिए, मल्टीप्लाई में ये जो μ2 डिवाइड हो रहा है इसको मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो v2 बाय c लिख देंगे। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 पूछोगे आप तो मैं बोलूँगा c बाय v1, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 पूछोगे आप तो मैं बोलूँगा c बाय v2। इसीलिए μ1 की जगह c बाय v1 लिखा और μ2 की जगह c बाय v2 लिखना था, लेकिन क्योंकि वो डिवाइड में था इसलिए मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर दिया गया। c और c कट गए, आंसर क्या आया? v2 बाय v1। आंसर क्या आया? v2 बाय v1। किसका? μ1 बाय μ2 का। किसका? μ1 बाय μ2 का। और कौन होता है μ1 बाय μ2? μ12, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। चलिए अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 देखते हैं। जब हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 तो मैं बोलूँगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का क्या होगा? c बाय v2। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ से फिर देख लीजिए इस फॉर्मूला को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन दी vacuum divided by speed of light in that medium. Refractive index of 2, speed of light in vacuum divided by speed of light in that medium 2, and refractive index of 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो v1 by c लिख देंगे, v1 by c लिख देंगे यहाँ पर हम लोग। और अब c कैंसिल आउट होगा
तो आंसर आएगा v1 बाई वी टू, v1 बाई वी टू किसका, μ2 बाई μ1 का, किसका μ2 बाई v1 का, दैट इज μ21 विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अब जरा कंपेयर करिए μ12 और μ21 को, μ12 और μ21 को। μ12 को आप लिख रहे हो v2 बाई v1 और μ21 को आप लिख रहे हो v1 बाई v2। क्या v2 बाई v1 v1 बाई v2 के रेसिप्रोकल नहीं है? देयरफॉर μ12 भी जो होगा वो μ21 का क्या होगा, रेसिप्रोकल। μ1 भी जो होगा वो μ21 का क्या होगा, रेसिप्रोकल। क्लियर है? अब यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि मैं दिखाऊंगा कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपने सीख लिया तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप समझ जाएंगे कि कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता। ठीक है, ज़रा इधर गौर करिए, अगर μ1 ऊपर है, यहाँ देखिए, अगर μ1 ऊपर है तो v1 कहाँ है, नीचे, और अगर μ2 नीचे है तो v2 कहाँ है, ऊपर। फिर दोबारा इधर भी देख लीजिए, नीचे, अगर μ2 ऊपर है तो v2 कहाँ है, नीचे, और अगर μ1 नीचे है तो v1 कहाँ है, ऊपर। ये लास्ट क्लास में भी हमने किया था, मैंने आपको बोला था लेट्स से रेयरर से डेंसर में जा रही है लाइट, कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयरर से डेंसर में, तो आप लिखेंगे μr बाई μd, रेयरर बाय डेंसर। लेट्स से, तो रेयरर अगर ऊपर है तो रेयरर से लाइट जा रही थी तो रेयर में आने वाला एंगल साइन आई नीचे आएगा, और डेंसर में जा रही थी तो डेंसर नीचे है तो डेंसर वाला एंगल साइन आर ऊपर आएगा। ये आपको लिखना सिखाया था लास्ट क्लास में कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर उसके अंदर लाई करने वाला एंगल साइन के साथ नीचे, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे उसके अंदर लाई करने वाला एंगल साइन के साथ ऊपर। क्लियर है? कुछ बात यहाँ पर भी वैसी ही है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर उस मीडियम के अंदर लाई करने वाली स्पीड नीचे, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे उस स्पीड उसके अंदर लाई करने वाली ऊपर। चलिए ठीक है, अब ढूंढते हैं ज़रा μm इज इक्वल्स टू सी बाय वी एम में यही चीज़, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर उसके अंदर लाई करने वाला वेलोसिटी, उस मीडियम के अंदर लाई करने वाली वेलोसिटी कहाँ पर है, नीचे। इसका मतलब जिसकी वेलोसिटी ऊपर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ लाई कर रहा है, हिडन शब्दों में नीचे। क्या है वो हिडन, 1। क्या है वो, 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का न्यूमरेटर में, तो स्पीड इस मीडियम के अंदर लाइट की नीचे, स्पीड वैक्यूम की ऊपर, स्पीड वैक्यूम की, स्पीड वैक्यूम में लाइट की स्पीड ऊपर, तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे। अच्छा, इनको कंपेयर करके दो बातें पता चली। पहली बात कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं होता, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक तरह का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। बस फर्क क्या है, यहां आप रिलेट कर रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, और यहां आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का रिलेट करवा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो एब्सोल्यूट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, वो भी क्या होती है, रिलेटिव। बस किसके रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है वो किसके रिलेटिव होती है, वो वैक्यूम के रिलेटिव होती है। एक तो ये बात पता चली हमें। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट पता चली, इसके अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का और इसके अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का, बाकी सब सेम है। RHS कंप्लीटली सेम है, न्यूमरेटर LHS का भी सेम है, तो डिनोमिनेटर भी LHS का क्या होगा, सेम। इसका मतलब वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। ये वाली बात आपको समझ में आई? क्लियर है? दो आउटकम्स निकले, एक कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक तरह का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एंड सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, अब आउटकम, लास्ट आउटकम। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था आपसे कि वैक्यूम से ज्यादा रेयरर कोई नहीं होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था वैक्यूम से ज्यादा रेयरर कोई नहीं होता है। तो वैक्यूम से ज़्यादा रेयरर अगर कोई नहीं होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से नीचे किसी का नहीं होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का अगर 1 है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से नीचे किसी का नहीं होगा। अगेन एक और चीज, एयर का भी रफली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रफली, नॉट एग्जैक्टली बट रफली 1 ही होता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे 1.00 समथिंग कुछ होता है, लेकिन 1.00 समथिंग को रफली आप 1 ही ले लीजिए। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸
8 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में। एयर में 2.999 समथिंग होती है इंटू 10⁸8, ऑलमोस्ट सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। जब ऑलमोस्ट सेम है स्पीड किसकी, लाइट की, एयर में भी और वैक्यूम में भी, तो इसलिए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के ऑलमोस्ट सेम होगा, दैट इज 1। ये वाले कुछ आउटकम्स जो थे लास्ट इस टॉपिक से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दिए। फाइन, अब हम आगे चलते हैं और अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली कि किन किन चीज़ों के क्या क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। ये आपको लर्न नहीं करने हैं, इट्स जस्ट दिखा रहा हूँ यूँ ही, सो दैट कुछ कुछ चीज़ों से अवेयर हो जाएं आप, क्योंकि कुछ कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होते हैं वो बार बार यूज़ आते हैं। अगर आप खाली उतनों को भी लर्न कर लें तो चलेगा। बाकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जहाँ जहाँ न्यूमेरिकल्स में ज़रूरत आएगी डेफिनेटली क्वेश्चन उसको प्रोवाइड करेगा। फाइन, देखिए ये मेरे पास यहाँ पर कुछ मीडियम्स के नाम हैं इधर, एंड इस तरफ मेरे पास उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं इधर। तो कुछ कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, मैं बस वो यहीं पर दिखा रहा हूँ आपको। सो इधर अगर आप देखेंगे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.0003 है। अब 1.0003 क्या रफली 1 नहीं होता है? हाँ, लेकिन ये रफली 1 जो है एग्जैक्टली अगर 1 होता तो ये एयर ना कहलाता, ये क्या कहलाता, वैक्यूम। देन वाटर का देख लीजिए आप, 1.33 है। अगर आप देखना चाहते हैं इसमें खास चीज़ नोट करने वाली है कि आइस और वाटर पार्टिकल्स तो सेम होते हैं ना, आइस एंड वाटर में पार्टिकल्स तो सेम होते हैं, कोई इम्प्योरिटी तो डलती नहीं है। सिंपल सवाल फिर दोबारा पूछता हूँ, अगर आपको बर्फ़ जमानी है तो आप वाटर को खाली फ्रीज़र में रखते हैं या उसमें कुछ डालते भी हैं बर्फ़ जमाने के लिए? तो आंसर बड़ा सिंपल है, हम सिर्फ वाटर को फ्रीज़र में रख देते हैं, वो अपने आप बर्फ़ बन जाता है। लेकिन अगर कोई इम्प्योरिटी नहीं है तो भी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम कैसे हो गया? आंसर बड़ा सिंपल है। कभी भी एक्टिविटी करिएगा, एक प्लास्टिक की बॉटल लीजिएगा, प्लास्टिक की बॉटल को एकदम टॉप तक, पूरे मुंह तक उसके पानी भर दीजिएगा, प्लास्टिक की बॉटल के एकदम टॉप तक पानी भर दीजिएगा एंड कैप लगा दीजिएगा। मतलब इतनी सी भी जगह उस बॉटल में रहनी नहीं चाहिए, बिल्कुल मुंह तक उसके पानी भर जाना चाहिए, एंड तक। कैप लगाने के बाद उसको डीप फ्रीज कर दीजिएगा। प्लास्टिक की बॉटल के साथ ऐसा करिएगा। माइंड माय वर्ड, प्लास्टिक की बॉटल, खतरों के खिलाड़ी बनने की कोशिश मत करना, ग्लास की बॉटल में ऐसा काम मत करना, ठीक है? फिर दोबारा बोल रहा हूँ, प्लास्टिक की बॉटल के साथ ऐसी एक्टिविटी करना, ग्लास के साथ मत करना। मम्मी बहुत मारने वाली है, अगर मारती हैं तो डांटती हैं तो डांटेंगी बहुत। ग्लास के साथ ऐसा मत करना। प्लास्टिक की बॉटल के साथ जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जब डीप फ्रीज हो गई प्लास्टिक की बॉटल पूरी, मतलब पूरा उसमें आइस जम चुकी है, तो वो थोड़ी फैलेगी, प्लास्टिक की बॉटल थोड़ी फैलेगी, उसकी शेप बिगड़ेगी और वो फैल जाएगी। इसीलिए समझ में आया मैंने ग्लास के साथ ऐसा करने से क्यों मना किया, क्योंकि ग्लास जब फैलेगा तो वो टूटेगा, वो टूटेगा तो मम्मी डांटेगी। हाँ, इस फैलने से इतनी बात पता चली कि जब पार्टिकल वाटर के होते हैं तो उनके पार्टिकल्स में कुछ एनर्जी होती है, वेयर एज जब आप उसी पार्टिकल्स को लिक्विड से सॉलिड स्टेट में ले जाते हैं तो उनकी एनर्जी कम होती है। तो वाइब्रेशन जो होती है वो धीरे धीरे रुकती है, तब जाके वो आइस बनती है। और जब वो रुक जाती है फाइनली वाइब्रेशन, तब वो थोड़ा एक्सपैंड होके रुकती है। मतलब अगर वाटर के पार्टिकल्स यहाँ थे, इतनी दूरी पर थे, वाटर के पार्टिकल्स अगर इतनी दूरी पर थे, तो आइस के पार्टिकल्स थोड़ी और दूरी पे होते हैं, दूरियाँ बढ़ जाती हैं। जब दूरियाँ बढ़ जाती हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो वो फैलेगी, और वो फैलेगी तो डेंसिटी जो होगी वो कम होगी, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है भाई, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास तो आपने चेंज किया नहीं, वाटर को आइस बनाने के चक्कर में आपने कुछ एक्स्ट्रा तो डाला नहीं, जो पार्टिकल वाटर के थे वही पार्टिकल आइस के हैं, बट वॉल्यूम जो है वो बढ़ा दी, वॉल्यूम जो है वो बढ़ गई। अगर एक्सपैंड होकर वो फ्रीज हुआ और वॉल्यूम बढ़ गई तो डेंसिटी घट गई, डेंसिटी घट गई तो जगह ज़्यादा आ गई लाइट के लिए। तो लाइट को ज़्यादा आसानी कहाँ से जाने में होगी, वाटर से या आइस से? तो ऑफकोर्स आंसर है आइस से, क्योंकि आइस में ज़्यादा खुली जगह है, वेयर एज वाटर में कम खुली जगह है, इसलिए आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और वाटर का ज़्यादा है। तो इससे ये भी पता चला कि डेंसिटी से भी फ़र्क पड़ता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। फिर यहाँ पर अगर आप ग्लास को देखेंगे या बेंजीन को देखेंगे तो इनके आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए, लगभग 1.5 है, 1.5 एंड 1.5 एंड इसको देखिए डायमंड को, डायमंड का है 2.42, डायमंड का क्या है 2.42। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ एटलीस्ट इनके आप लर्न कर लीजिए, एयर का, आइस का, वाटर का, ग्लास का एंड डायमंड का, विच इज़ 1
रफली 1.0003 होता है, बट रफली आप 1 ही लर्न कर लीजिए। एयर या वाटर में से किसी एक का लर्न कर लीजिए 1.33। ग्लास के लिए आप 1.5 लर्न कर लीजिए एंड डायमंड के लिए आप 2.42 लर्न कर लीजिए। रफली यही होगी जो यूज़ होंगी वैल्यूज़। अगर कोई और यूज़ होती हैं तो वो भी आएंगी क्वेश्चन के अंदर गिवन, एंड अगर ये भी आएंगी तो इनकी भी वैल्यू गिवन होगी। अब मैंने 2.42 लर्न करने के लिए कही है, लेकिन क्वेश्चन में अगर कह रहा है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 यूज़ करो तो आप 2.5 ही यूज़ करना, ठीक है दोस्त। तो इसीलिए जो क्वेश्चन में दियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही यूज़ करना, बट अगर गलती से ना दियो तो ये यूज़ कर लेना वैल्यूज़, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन था, ये एक चार्ट था जो आप लर्न कर सकते हैं, आपके असाइनमेंट के अंदर गिवन है, ये 3rd पेज के अंदर, 3rd और 4th। सो अब क्वेश्चन है बेटा कि एक लाइट एयर से एंटर करती है एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में, एयर से एंटर करती है एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में और फिर वापस एयर में निकल जाती है, ठीक है। सो लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। देखते हैं इस क्वेश्चन को, और इसके अंदर कुछ एक छोटी सी डेरिवेशन है वो भी करेंगे। सो यहाँ ओके दोस्तों, सो यहाँ पर देखिए आप लोग कि एक लाइट है जो कि इंसिडेंट कर रही है एट एन एंगल ऑब्लिकली आई पर। किस पे? आई पर। आ कहाँ से रही है ये लाइट? एयर से आ रही है। ये इंसिडेंट रे आ कहाँ से रही है? एयर से। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और ये जो लाइन है इसको कहेंगे हम बाउंड्री सेपरेशन, सेपरेटिंग दी टू मीडियम्स, उसकी बाउंड्री। अब इस बाउंड्री पे एयर से ये एंटर कर जाएगी ग्लास में, एयर से ये एंटर कर जाएगी ग्लास में, और एंटर करने के बाद ये रिफ्रैक्ट करेगी, मतलब अपना पाथ चेंज करेगी। इसका असली पाथ ये डॉटेड वाला है, आप देख पा रहे हैं, ये डॉटेड वाला पाथ जो है, ये डॉटेड वाला पाथ इसका असली पाथ है। ऐसे इसको जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि बीच में ग्लास आ गया तो ये यहाँ पर रिफ्रैक्ट कर गई। एंड अब तक आप सीख चुके हैं कि एक रेयरर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में जाने पर होता क्या है। रेयरर टू डेंसर जाने पर लाइट रे जो होती है वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है, RDTN शॉर्ट फॉर्म याद है आपको, रेयरर टू डेंसर टूवर्ड्स नॉर्मल। अब ये रहा नॉर्मल आपका N1 N2, इस नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड कर गई ये लाइट। इसका असली पाथ ये था, लेकिन देखिए ये ऐसे जा रही है तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर गई, ठीक है। एंड पाथ सिर्फ एक ही बारी चेंज होता है, जब मीडियम चेंज होता है तो उसी सेपरेशन पे चेंज हो जाता है, तो यहीं चेंज हो गया, तो अब अंदर तो कहीं चेंज होगा नहीं, ये ऐसी चलती रहेगी। कब तक? जब तक इसको दोबारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मीडियम सेपरेशन ना मिल जाए, उसकी बाउंड्री ना मिल जाए। फिर दोबारा ये एक बाउंड्री मिली इसे RS, फिर दोबारा एक बाउंड्री मिली, और इस बारी इसका इंसिडेंट पाथ, तो एक रिफ्रैक्शन यहाँ आकर हुआ था, एक रिफ्रैक्शन यहाँ आकर हुआ था, और एक रिफ्रैक्शन यहाँ आकर होगा, एक रिफ्रैक्शन यहाँ आकर होगा। इस वक्त रिफ्रैक्शन के लिए ये थी इंसिडेंट रे और ये थी रिफ्रैक्टेड रे, लेकिन इस वक्त यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन अकर होगा उसके लिए ये जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो अब बन जाएगी इंसिडेंट, और ये जो है वो होगी रिफ्रैक्टेड रे। और अब इस बार ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? डेंसर टू रेयरर, डेंसर से आ रहे हैं, रेयरर में जा रहे हैं। तो असली पाथ भले ही कुछ मर्जी हो, असली पाथ इसका अब कुछ मर्जी हो, ये कहाँ जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो देखिए थोड़ा इस तरफ बेंड कर गई है अपने पाथ से। नॉर्मल ये था N1 डैश और N2 डैश इससे अवे मूव कर गई। ये है इसकी फाइनली इमर्जेंट रे। इसको हम रिफ्रैक्टेड रे के साथ साथ किस नाम से जानेंगे? इमर्जेंट रे। सो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि प्रूव करें ये इमर्जेंट रे जो है वो इसके इंसिडेंट पाथ के साथ एकदम पैरेलल है। क्या क्वेश्चन आता है? प्रूव करें ये इमर्जेंट रे जो है वो इस इंसिडेंट रे के साथ पैरेलल है। ये क्वेश्चन बोलूं या ये क्वेश्चन बोलूं कि प्रूव करें आई जो है वो ई के इक्वल है, आई जो है वो ई के इक्वल है। ये दोनों क्वेश्चन ही सेम है। अगर आपने आई को ई के इक्वल प्रूव कर दिया मतलब ये पैरेलल है, और अगर आपने पैरेलल प्रूव कर दिया मतलब ये दोनों इक्वल है। तो हम एक काम करते हैं, हम आई को ई के इक्वल प्रूव करते हैं, हम आई को ई के इक्वल प्रूव करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे हम लोग आई को ई के। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया दो बारी क्या आकर हो रहा है? रिफ्रैक्शन, एक बारी इस सेपरेशन पे और एक बारी इस सेपरेशन पे। तो क्यों ना मैं दोनों बारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल्स के टर्म में, स्पीड के टर्म में नहीं, किसके टर्म में? एंगल्स के टर्म में, ठीक है। सो व्हेन
A part, when light goes from air to denser, air to glass, rarer to denser, air to glass. तो आप बताइए, आप ग्लास बाय एयर को क्या लिखेंगे? ग्लास बाय एयर को क्या लिखेंगे? मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. सो इसको हम लिखेंगे साइन आर साइन आई. इस फिगर में देखिए ध्यान से आप लोग, ग्लास, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ऊपर है तो ग्लास के अंदर लाई करने वाला ये आर कहाँ आएगा? नीचे. और क्योंकि एयर नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो एयर के अंदर लाई करने वाला ये आई कहाँ आएगा? ऊपर. ग्लास बाय एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर को साइन आई बाय साइन आर लिखा मैंने पिछले जो भी हमने इस वीडियो में या पिछली क्लास में जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग. फाइन. इसको हम कह रहे हैं 1. क्या कह रहे हैं इसको हम? 1. नाउ बी पार्ट, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम ग्लास टू एयर. एयर से ग्लास में तो चली गई थी, अब ग्लास से वापस में कहाँ आ रही है? एयर में. यहाँ पर ये वाला पार्ट, इस जगह पे जो रिफ्रैक्शन अकर हुआ है उसके अकॉर्डिंगली बात करते हैं हम लोग. फिर दोबारा मैं निकालना चाहता हूँ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालना चाहता हूँ मैं. क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर. क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर. अब फिर देखिए न्यूमरेटर में कौन है? ध्यान से देखिए, इधर न्यूमरेटर में है ग्लास, और इस केस में ग्लास यहाँ है और ग्लास के अंदर लाई करने वाला ये आर डैश जो होगा वो कहाँ आएगा? नीचे. कहाँ आएगा ये आर डैश? नीचे. डिनोमिनेटर में कौन है? देखिए डिनोमिनेटर में है एयर. डिनोमिनेटर में कौन है? एयर. इस केस के लिए एयर कहाँ है? एयर यहाँ है. एयर के अंदर कौन लाई कर रहा है? ई. तो एयर अगर नीचे है तो साइन ई आएगा ऊपर, साइन ई आएगा ऊपर. ये कौन सी इक्वेशन है? सेकेंड इक्वेशन है. कौन सी इक्वेशन है? सेकेंड इक्वेशन है. आप इक्वेट करिए, इक्वेटिंग 1 and 2. अब देखिए 1 and 2 को इक्वेट करने का रीज़न, क्योंकि दोनों के लेफ्ट में जो है वो म्यू जी ए है. क्या है दोनों के लेफ्ट में? म्यू जी ए. आप लोगों को हो सकता है ऐसी एक चॉइस मैं दे रहा हूँ, हो सकता है आपको मन करे कि ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर ना निकाल के हम एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना चाहते हैं. आप ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर ना निकाल के एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना चाहते हैं. लेकिन ये चॉइस मैं आपको नहीं दे रहा हूँ कि आप ये बोलें कि इधर मैं ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालूंगा और इधर एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, या इधर एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालूंगा या इधर ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. अलग अलग मत निकालिएगा, दोनों में सेम ही निकालिएगा. रीज़न आपको समझ आ गया होगा अभी तक, क्योंकि हमें आगे जाके इस इक्वेशन में इक्वेट करना है, और इक्वेट हम तभी कर सकते हैं जब दोनों का लेफ्ट सेम हो. मेरा दोनों लेफ्ट क्या है? म्यू जी ए. आपका दोनों लेफ्ट म्यू ए जी भी हो सकता है, ये आपकी मर्जी है. हाँ, उसमें क्या है, म्यू ए जी में हो तो सकता है, लेकिन एंड में आंसर फाइनली निकालने के लिए हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. तो मैं उस रेसिप्रोकल करने से बचाना चाहता था, इसलिए मैंने पहले से ही मन में म्यू जी ए सोच लिया है. आप म्यू ए जी भी सोच सकते हैं, लेकिन उसके फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल. चलिए मैं अपना काम करता हूँ. यहाँ पर साइन आई बाय साइन आर को साइन ई बाय साइन आर डैश के साथ इक्वेट कर देता हूँ, क्योंकि दोनों का लेफ्ट क्या है? म्यू जी ए. तो दोनों का राइट भी क्या होगा? इक्वल. मैंने दोनों के राइट क्या कर दिए? इक्वेट. अब क्या मैं इन दोनों को काट दूं और साइन आई इक्वल्स टू साइन ई लिख दूं? रीज़न पूछेंगे आप लोग कि ऐसा कैसे किया आपने सर. तो रीज़न बड़ा सिंपल है, बिकॉज आर इज इक्वल्स टू आर डैश बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. यहाँ देखिए, क्या ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब था? क्या ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब था? तो क्या इसकी ऑपोजिट साइड जो है वो रेक्टेंगल की हैं? क्या ये वाली साइड इस वाली साइड के रेक्टेंगल की साइड्स ऑपोजिट पैरेलल होती हैं? बिल्कुल पैरेलल होती हैं. तो पैरेलल के ऊपर खींचे गए नॉर्मल आपस में पैरेलल होते हैं. ये 9th स्टैंडर्ड में बहुत बार यूज़ किया हुआ आपने. दो पैरेलल लाइंस के ऊपर खींचे हुए नॉर्मल आपस में क्या होते हैं? पैरेलल. तो ये जो नॉर्मल है वो इस नॉर्मल के क्या है? पैरेलल. और अगर एक ऐसी लाइन खींच दूँ तो ये जेड बनता हो, दिख रहा है आपको?
तो क्या ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा? बिल्कुल होगा। तो देयरफॉर आर जो है वो आर डैश के इक्वल है। अब जब आर आर डैश के इक्वल है तो जो एंगल सेम है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पीछे साइन लगी हुई है वो भी सेम है, तो उनके आंसर्स भी क्या होंगे? सेम। साइन आर जो होगा वो साइन आर डैश के क्या होगा? इक्वल। तो वो इसलिए कट गए। तो बचा कौन? खाली न्यूमरेटर साइन आई के इक्वल हो गया, साइन आई के इक्वल हो गया। और ये कब मुमकिन है? दो एंगल्स के ऊपर आपने साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करा और आंसर सेम आया, ये तभी मुमकिन है। सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई किया है, सेम आंसर आया, तो ये तभी मुमकिन है जब एंगल भी सेम हो। देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू ई, आई इज इक्वल्स टू ई। कुछ लोग हो सकते हैं इसमें यहाँ पर साइन और साइन को काट दें, हो सकता है साइन आई और साइन ई देख के, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग साइन आई और साइन ई देख के वो साइन साइन काट दें और बोले आई इज इक्वल्स टू ई। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो बिल्कुल ही गलत है। साइन एक फंक्शन है, साइन एक फंक्शन है, उसको काटने का मतलब है आप उसको नंबर समझ रहे हैं। कोई चीज़ आप काटते कब है? देखिए इधर ध्यान से, लेट्स से 2 इंटू 5 है, 2 इंटू 5 है एंड इधर भी 2 इंटू 5 है। तो आप काटते कब हैं? जब एक तो उसको आप नंबर समझ रहे हो, एक तो आप उसको क्या समझ रहे हो, या 2 इंटू एक्स है और 2 इंटू वाई है इधर। लेट्स से 2 इंटू एक्स है और 2 इंटू वाई है। तो आप 2 और 2 को काटते कब हैं? एक्स और वाई को इक्वल कब लिखते हैं? जब आपको ऐसा लगे कि ये जो नंबर है और नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ दोनों ही बातें नहीं है, ना तो साइन कोई नंबर है, ना तो साइन कोई नंबर है, और ना ही वो आई या फिर ई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा है और वो नंबर भी नहीं है। ये एक फंक्शन है। ये क्या है? एक फंक्शन जो कि अप्लाई हो रहा है। तो एक फंक्शन को एक दूसरा फंक्शन ही हटा सकता है। अब देखिए चीज जो है वो आपके लेवल से थोड़ी ऊपर चली जाएगी। साइन आई और साइन ई अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर देयरफॉर आई इज इक्वल टू ई कैसे हुआ, सर अगर कटा नहीं तो फिर इक्वल कैसे हुआ? काटने के लिए आपने मना कर दिया, इसका मतलब आप आई और ई को इक्वल अगर रखना चाहते हैं तो साइन को आप नहीं कह रहे हैं कि काटो, तो ये इक्वल कैसे आएगा फिर? अगर आपको इससे बड़ी लेवल की चीज़ सीखनी है तो अब आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा। नंबर तो कट सकते हैं जो कि मल्टीप्लाई होते हैं, जो कि मल्टीप्लाई होते हैं या ऐड हो रहे होते हैं, वो तो कट सकते हैं, लेकिन ना तो ये नंबर है और ना ही ये मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये कैसे हटेगा? इसको हटाने का कोई तो तरीका होना चाहिए। हाँ, हर एक फंक्शन का इस दुनिया में, हर एक फंक्शन का एक एंटी फंक्शन अवेलेबल होता है। तो साइन का भी एक एंटी फंक्शन है, साइन इनवर्स। तो आपसे जो बड़े लेवल के बच्चे होंगे, जो 12th स्टैंडर्ड में 11th स्टैंडर्ड में पहुंच गए होंगे और साइंस पढ़ रहे होंगे, उनको पता है साइन आई इज इक्वल्स टू साइन ई में अप्लाई साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड ऑफ अबव। दोनों ही साइड पे साइन इनवर्स अप्लाई कर दो, तो लिखेंगे साइन इनवर्स साइन आई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन ई इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू ई। वो ऐसे करते हैं इन चीज़ों को, वो इन चीज़ों को ऐसे करते हैं क्योंकि एक इन्वर्स फंक्शन एक फंक्शन को काट सकता है। तो यहाँ पर वो अप्लाई करते हैं, लेकिन मैंने वो यहाँ सब नहीं लिखा है, मैंने सीधा आई इज इक्वल्स टू ई लिख दिया है। लेकिन आप उसका मतलब ये मत निकालें प्लीज़ कि मैंने साइन साइन काट दिया। मैंने साइन साइन काटा नहीं है, क्योंकि मेरे मन में ये चल रहा है कि मैंने उसके लिए अप्लाई करा है इन्वर्स फंक्शन। लेकिन ये इन्वर्स फंक्शन अभी देखो, हमने ट्रिग्नोमेट्री तो सीखी नहीं, ठीक है? जब ट्रिग्नोमेट्री सीखी ही नहीं तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री तो वैसे भी इस साल का काम नहीं है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री तो आज से 2 साल बाद का काम है। मैथ्स में 12th स्टैंडर्ड की मैथ्स में आपको सेकंड चैप्टर मिलेगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो आज से 2 साल बाद की बात है, तो वो मैं अभी सिखाना नहीं चाहता। मेन क्लास में आएंगे तो डेफिनेटली अगर इस पर आपका और इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप मुझसे सीखना चाहेंगे तो मेन क्लास में आके मैं आपको इन चीज़ों के बारे में और सिखाऊंगा। लेकिन इस साल का काम हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में ये साइन कॉस टैन जैसे फंक्शन आते हैं, कोसिकेंड सीकेंड कॉट जैसे फंक्शन आते हैं, उसके बारे में हम जरूर सीखेंगे। इन्वर्स की तो बात ही नहीं करते हैं। और अच्छी ट्रिग्नोमेट्री और ज़्यादा अपर लेवल की ट्रिग्नोमेट्री हम 11th स्टैंडर्ड में सीखेंगे, ठीक है? तो धीरे धीरे वेट करते हैं। लेकिन यस, ऊपर से लेकर नीचे तक आपके लिए सिर्फ यहीं पर एक सवाल था कि इस स्टेप से इस स्टेप पे हम कैसे गए। इस स्टेप से इस स्टेप पे हम कैसे गए वो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। समझ आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप भूल जाइए। आप डायरेक्टली इस स्टेप के बाद ये स्टेप लिख सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये मत निकालिएगा प्लीज़। हमें आए नहीं समझ में कि यहाँ से यहाँ कैसे गए वो तो चलेगा, लेकिन हम गलत समझ लें कि हमने साइन और साइन काट दिया, ये नहीं चलेगा, ठीक है? तो ये आपकी एक डेरिवेशन थी, इसको प्रॉपरली ऑलरेडी दिया हुआ है आपके असाइनमेंट में, तो मैंने यहाँ पर बस समझाया कि इस डेरिवेशन को करते कैसे हैं, लेकिन आपको देख के लिखना है असाइनमेंट से, वहाँ से आप नीट एंड क्लीन लेवल पे देख सकते हैं चीज़ों को। फाइन, ओके। सो अब हम इस टॉपिक में आगे पीएफपी कर रहे हैं अप्लाई, नॉट पीएफपी एग्जैक्टली, एसपी कर रहे हैं अप्लाई। सॉल्व प्रॉब्लम्स को हम देख रहे हैं।
सॉल्व प्रॉब्लम से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। इन क्वेश्चंस में एक टॉपिक और आएगा अपेरेंट डेप्थ का। वो अपेरेंट डेप्थ का टॉपिक जो है वो मैंने अभी टॉपिक वाइज तो नहीं समझाया, लेकिन जब वो न्यूमेरिकल आएगा तो मैं उस न्यूमेरिकल को सीधा फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व नहीं करूँगा। उस न्यूमेरिकल के अंदर मैं वो टॉपिक समझाऊंगा, उसकी डेरिवेशन करूँगा और फिर फाइनली जाके उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन के अंदर ही हम उस टॉपिक को कर लेंगे जैसे ही वो क्वेश्चन आएगा। फाइन, बट तब तक जितना हमने सीख लिया अभी तक उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करना शुरू कर देते हैं। सो ये हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, लाइट ट्रेवल्स थ्रू वाटर विद अ स्पीड ऑफ 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट वाटर से ट्रेवल कर रही है इस स्पीड के साथ। व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? क्वेश्चन बहुत सिंपल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पूछा गया हमसे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमें आता है, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज़ वाटर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको पता है 3 इंटू 10⁸ होता है, मैंने अभी बताया था, अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दिया हुआ है 2.25 इंटू 10⁸ 10⁸ कट गया, सो यहाँ पर आया 300/225, 300/225 विच इज़ 4/3, विच इज़ 4/3। फाइन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है, लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम 1 टू डेंसर मीडियम 2। एक मीडियम रेयर 1 से डेंसर मीडियम 2 में जा रहा है। 45 डिग्री एंड 30 डिग्री आर दी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो आई आपको दिया हुआ है कितना 45, आई आपको दिया हुआ है 45 एंड आर आपको दिया हुआ है 30। ये रेयरर मीडियम में एंगल है और ये डेंसर मीडियम में, क्योंकि रेयरर से डेंसर में जा रहा है इसलिए रेयरर वाले में इंसिडेंस एंगल होगा और डेंसर वाले में रिफ्रैक्टेड एंगल होगा। फाइन, कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। यही होता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 का मतलब, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। अब बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 कहाँ है, न्यूमरेटर में, तो साइन ऑफ दैट एंगल जो 2 के अंदर है वो नीचे आएगा, साइन आर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 कहाँ है, डिनोमिनेटर में, तो साइन ऑफ दैट एंगल जो 1 मीडियम के अंदर, रेयर मीडियम के अंदर है, आई, वो कहाँ आएगा, ऊपर। तो इसको आप लिखोगे साइन 45 अपॉन साइन 30। ठीक है, अब यहाँ तक तो आप पहुँच गए। अब देखिए इसके बाद वैल्यू मैं आपको लर्न करा रहा हूँ, साइन की वैल्यूज़। इधर देखिए, यहाँ पर मैं आपके लिए साइन की वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। साइन 0 होता है 0, साइन 0 क्या होता है 0। साइन 30 होता है हाफ, साइन 30 क्या होता है हाफ। साइन 45 होता है 1/√2। साइन 60 होता है √3/2 एंड साइन 90 होता है 1। ये वैल्यूज़ हैं, लर्न कर लीजिए। और अब आप देख भी पाएंगे 0, हाफ, 1/√2, √3/2 से लेकर 1 तक। इसका मतलब वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं, वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं, इसका मतलब साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। लास्ट लेक्चर में हमने ये शब्द यूज़ किया था इंक्रीजिंग फंक्शन, वो अब आपको समझ में आएगा। ये वैल्यूज़ आप लर्न कर लीजिए अभी के लिए। निकालते कैसे हैं ये वैल्यूज़ और इन वैल्यूज़ का और कैसे कैसे क्या क्या यूज़ करेंगे ये हम ट्रिग्नोमेट्री में सीखेंगे। तो अभी के लिए आप ये 5 वैल्यूज़ लर्न कर लीजिए। तो साइन 45 की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या होती है 1/√2, और साइन 30 जो कि डिवाइड हो रहा था मैं मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, डिवाइड हो रहा था मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया। इसका मतलब मैं इसकी वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दूंगा विच इज़ 2/1। वैसे 1/2 था, 2/1 क्यों लिखा, क्योंकि साइन 30 डिवाइड में था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर आता है 2√2/2 विच इज़ √2। भाई 2/√2 था, मैंने √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से ये हुआ, नीचे का √2 बन गया, ऊपर का जो 2 था उससे कट गया तो √2 आ गया। क्लियर है? या फिर आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि 2 के अंदर 2 √2 छुपे हुए हैं, √2 × √2 2 ही तो होता है। 2 √2 छुपे हुए थे 2 के अंदर, मैंने एक √2 को एक √2 से काट दिया, एक √2 बच गया। आप ऐसे भी देख सकते हैं, सॉल्व ऐसे करिए, वैसे बात सेम है। फाइन, ये क्वेश्चन आपने देखा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इन अबव प्रॉब्लम व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन करा था उसी में पूछ रहा है हमसे 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 के लिए मैं जानता हूँ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 का रेसिप्रोकल होता है, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 का रेसिप्रोकल होता है। तो हम यहाँ सिंपली लिख देंगे 1/√2, 1/√2। ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपसे। फाइन, सो दोस्तों यही वो क्वेश्चन था
जिसके अंदर हमसे बात करी गई थी कि अपेरेंट डेप्थ का क्वेश्चन जो मैंने बोला था कि मैं टॉपिक सिखाऊंगा। तो इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन पढूं, मैं ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं डायरेक्टली इस टॉपिक के अंदर यूज़ होने वाले डेरिवेशंस के ऊपर बात करता हूँ, ठीक है। अब जब फाइनली मेरी यहाँ पर डेरिवेशन हो जाएगी तो मैं इस साइड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा अपने फाइनल रिजल्ट से। बार बार आपको ये डेरिवेशन नहीं करनी है, ऐसा मत सोचिएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ करनी है, लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको हमेशा राइट हैंड साइड जैसे फाइनली फॉर्मूले में चीज़ें पुट करके अपना आंसर निकाल लेना है, ठीक है। सो यहाँ था वाटर और यहाँ था एयर। तो होता क्या है, ये जो बाल्टी आपको दिखती है पानी के अंदर, जब आप झांकते हैं बाल्टी के ऊपर से, तो आपको जो बाल्टी में डेप्थ होती है वो थोड़ी अपेरेंटली दिखती है। एक्चुअल डेप्थ नहीं दिखती, फेक डेप्थ दिखती है। तो वो दिखती कैसे है? पहले तो देखिए, लाइट अंदर जाती है, एक नहीं, दो नहीं, इन्फिनाइट लाइट रेज अंदर जाती हैं बाल्टी के, ठीक है। और उस इन्फिनाइट लाइट रेज में से कई लाइट रेज बाल्टी के बॉटम से टकराती हैं। बॉटम से टकरा के जब वो बाहर आ रही होती है, रिफ्लेक्ट होके बाहर आ रही होती हैं, तो रिफ्लेक्ट होके बाहर आने के वक्त वो रेज पानी के सरफेस से रिफ्रैक्ट भी होती हैं, और पानी के सरफेस से रिफ्रैक्ट होने के बाद वो आपकी आंखों में आती हैं। अब इन्फिनाइट रेज में से इन्फिनाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं बॉटम से, और उस इन्फिनाइट रेज में से कुछ रेज ऐसी होती हैं जो रिफ्रैक्ट होने के बाद, पानी की बाउंड्री से रिफ्रैक्ट होने के बाद आपकी आंखों में आए, ठीक है। तो चलिए एक पॉइंट का डिस्कशन करते हैं। यहाँ एक पॉइंट है, तो सोचते हैं कि कोई ऐसी लाइट रेज थी जो बहुत सारी आई, और कुछ ऐसी लाइट रेज जो इधर से टकराई और रिफ्लेक्ट होकर वापस आई। वैसे तो बहुत सारी आई इधर से टकरा के रिफ्लेक्ट होकर जो वापस आई, लेकिन मैं उसे खास रे के बारे में बात कर रहा हूँ जो आफ्टर रिफ्रैक्शन आपकी आंखों में आने वाली है, ठीक है। तो ये रे बताइए ऐसे जाएगी, ये इसका असली पाथ है। ये क्या है? इसका असली पाथ। अब ये रे जा रही है डेंसर से रेयरर में, डेंसर से चली है रेयरर की तरफ। तो बताइए ऐसे जाएगी, इस तरफ मुड़ेगी या इस तरफ मुड़ेगी? तो अब देखिए, इस तरफ मुड़ने का मतलब है टुवर्ड्स नॉर्मल जाना, और इस तरफ मुड़ने का मतलब है अवे टू नॉर्मल जाना। तो आप किसको चुनेंगे? अवे वाले नॉर्मल को चुनेंगे या टुवर्ड्स वाले नॉर्मल को? तो आंसर है, क्योंकि डेंसर से रेयरर जा रही है इसलिए अवे फ्रॉम नॉर्मल, राइट। सो अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब इस तरफ मुड़ेगी तो इस तरफ मुड़ेगी, तो ये ऐसे आएगी और ऐसे आके आपकी आँखों में चली जाएगी ये लाइट, ठीक है। अच्छा, अब जब आपकी आँखों में लाइट जाती है तो आपकी आँखों को एक आदत होती है, उस आदत को कहते हैं along the line of sight। मतलब आपको चीज़ें वहीं दिखती हैं जिस डायरेक्शन से लाइट आपकी आंखों में आती है। तो अगर आपकी लाइट आंखों में इस डायरेक्शन से आई है तो आपको चीज़ यहीं दिखेगी। कौन है वो चीज़? वो चीज़ ये है, ये उसका एक्चुअलिटी है, ये उसका रियल डेप्थ है। ये उस चीज़ का क्या है? रियल डेप्थ। ये एक्चुअल डेप्थ था उसका, लेकिन क्योंकि आपकी आंखों में डायरेक्शन में लाइट ऐसे आई तो आपने उसी को पीछे एक्सटेंड करके आपकी आंखों ने ऑब्जेक्ट को यहाँ देखना शुरू कर दिया। तो ये क्या बनेगा? उसका अपेरेंट डेप्थ। तो ये है उसका अपेरेंट डेप्थ और ये है उसका एक्चुअल डेप्थ। ये रियल डेप्थ है और ये क्या है? अपेरेंट डेप्थ। यहीं पर ये टॉपिक करना है हमें कि टॉपिक ये कहता क्या है। अब देखिए, ये है आई, इसमें कोई शक नहीं है कि लाइट आ रही थी, इंसिडेंट रे आ रही थी, तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन जब ये रिफ्रैक्ट कर गई तो ये रिफ्रैक्शन के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताया नॉर्मल के साथ इस रे ने, क्योंकि ये फाइनली ऐसे गई है। अब बताइए, ये है आई, ये है आर, ये चीज़ पीछे ऐसे एक्सटेंड हो रही है, ये चीज़ पीछे ऐसे एक्सटेंड हो रही है। अगर मैं इसको आर बोल दूँ तो, इसको अगर मैं आर बोल दूँ और ये भी आर है तो कोई गलत बात तो नहीं है, क्योंकि ये रे और ये रे क्या कर रही हैं? आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बना रही है। क्या बना रही है? आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। फिगर में जितना समझ आना था समझ आ गया। अब मैं इस फिगर को मिटा रहा हूँ, नीट एंड क्लीन दोबारा बना रहा हूँ और अपनी वो चीज़ें दिखाऊंगा जो मुझे देखनी है। ये तो टॉपिक मुझे आपको समझाना था। ओके, अब आप इसमें देख सकते हैं कि एक लाइट रे जो जा रही थी उसने इंसिडेंस एंगल बनाया, यहाँ पर रिफ्रैक्ट हुई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ बनाया। मैंने उसी रिफ्रैक्शन का यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन एक इमेज ले ली, दैट इज़ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और मैंने ये माना कि ये रिफ्रैक्ट हुई थी डी डिस्टेंस दूरी पर, ठीक है। इस डी का बड़ा रोल है, ये बार बार यहाँ पर पैरेलल है तो मतलब ये भी डी है, ये भी डी है, ठीक है। तो देखते हैं, हमारे पास साइन के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में सीखेंगे, बट उसको मैं यहाँ पर डायरेक्टली पहले ही अप्लाई कर रहा हूँ। सो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज,
नाउ आई होप आप सबको एक राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज देखना आता हो, बट ये फॉर्मूला होता है जिसको अगर आप लर्न करेंगे तो आप परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज देख के ये डिराइव कर सकते हैं. साइन आई, साइन आई. अगर इस ट्राइंगल में देखेंगे आप लोग, साइन आई के सामने आपको परपेंडिकुलर दिखेगा डी और हाइपोटेन्यूज दिखेगा आपको रियल डेप्थ. और साइन आर देखिए, साइन आर में इस ट्राइंगल में आपको दिखेगा साइन आर के सामने परपेंडिकुलर डी और हाइपोटेन्यूज दिखेगा अपेरेंट डेप्थ. तो अब बताइए म्यू डब्ल्यू ए क्या होगा. म्यू डब्ल्यू ए बोलूँ या म्यू ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू म्यू ऑफ एयर बोलूँ, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बोलूँ, सारी बातें सेम है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर क्योंकि ऊपर है न्यूमरेटर में, तो वाटर में लाई करने वाला एंगल, वाटर में लाई करने वाला एंगल आई नीचे आएगा. अब आप ये मत सोचिएगा इस वाटर में आर भी लाई कर रहा है, ये आर तो बस मेरा इमेज था. आर एक्चुअली में तो लाई वहाँ करता है जहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे जाती है. तो रिफ्रैक्टेड रे कहाँ गई, एयर में गई. आंखों में आपके आने के लिए एयर में गई थी रिफ्रैक्टेड रे, तो इसलिए एयर क्योंकि नीचे है तो साइन आर कहाँ आएगा, ऊपर. वाटर ऊपर था इसलिए साइन आई नीचे, और एयर नीचे था इसलिए साइन आर ऊपर. अब पुट करते हैं जो हमने फाइंड किया है. साइन आर के लिए पुट करेंगे डी बाई ए डी, डी बाई ए डी. और साइन आई क्योंकि डिवाइड हो रहा है, साइन आई क्योंकि डिवाइड हो रहा है इसलिए हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर सकते हैं आर डी बाय डी. सो ये डी और डी कैंसिल हुए तो आपका म्यू डब्ल्यू ए का आंसर तैयार है. म्यू डब्ल्यू ए दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इक्वल्स टू रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ. ये आपका फाइनल आउटकम था जो मैंने यहाँ पर लिख लिया क्योंकि मुझे इसी को यूज़ करना है. फाइन. तो ये डेरिवेशन ऐसे करते हैं. अब आपके क्वेश्चन में म्यू ऑफ वाटर दिया हुआ है आपको 4/3. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का आपको दिया हुआ है कितना, 4/3. और एयर का कितना होता है नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, वो तो हमें पता ही है. एयर का कितना होता है 1. अब क्वेश्चन को पढ़िए. अ पॉन्ड ऑफ डेप्थ 20 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इतना. पॉन्ड की ओरिजिनल डेप्थ कितनी है 20 सेंटीमीटर. कैलकुलेट दी अपेरेंट डेप्थ. अब रियल डेप्थ थी 20 सेंटीमीटर, लिख दी. अपेरेंट डेप्थ कितनी है ये पूछ रहे हैं. सो अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू 20 इंटू 3/4. 3 ऊपर गया मल्टीप्लाई होने और 4 नीचे गया डिवाइड होने. 4 ने 20 को काटा 5 पे, 5 3 से 15 सेंटीमीटर. ये अपेरेंट डेप्थ है. तो एक्चुअली में तो 20 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर आप ऊपर से पॉन्ड को देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कितना है 15 सेंटीमीटर. ये फाइनल आंसर है. फाइन. ये टॉपिक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस न्यूमेरिकल के थ्रू. सो इस टॉपिक से लास्ट न्यूमेरिकल, इस टॉपिक से रिलेटेड ये लास्ट न्यूमेरिकल जो हम कर रहे हैं इस क्लास में. हाउ मच टाइम विल लाइट टेक टू क्रॉस 2 mm थिक ग्लास, 2 mm थिक ग्लास पैन इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इतना. मतलब अगर एक ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है तो उस ग्लास के अंदर लाइट को कितना समय लगेगा 2 mm की थिकनेस को पास करने के लिए. अब कितना समय लगेगा इसके लिए तो मुझे स्पीड चाहिए होगी, और स्पीड कैसे आती है एक फॉर्मूले से. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मुझे दिया हुआ है यहाँ पर कितना 3/2. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है 3 इंटू 10⁸. स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मुझे फाइंड आउट करना है. 3 ने 3 को कैंसिल करा तो स्पीड ऑफ ग्लास मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आ गया 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये तो खाली स्पीड है. स्पीड तो इन्होंने पूछा नहीं था, इन्होंने क्या पूछा था टाइम इन ऑर्डर टू पास व्हाट 2 mm थिकनेस. अब ये mm में है, ये किस में है mm में, और ये मेरा स्पीड किस में है मीटर पर सेकेंड, मीटर में. देयरफॉर mm वाली चीज़ को डिस्टेंस जो कि 2 mm है उसको मुझे कैलकुलेट करके मीटर में बदलना पड़ेगा. दैट इज 2 इंटू 10⁻³ मीटर. ये उसके प्रीफिक्स मिली को, ये उसके प्रीफिक्स मिली को मैंने हटा के उसका मल्टीप्लायर लगा दिया ताकि वो मीटर में बदल जाए 10⁻³. फाइन. v इज इक्वल्स टू व्हाट d अपॉन टी. v इज इक्वल्स टू व्हाट d अपॉन टी. तो t इज इक्वल्स टू व्हाट d अपॉन v. d अपॉन v, d कितना है 2 इंटू 10⁻³ अपॉन में v कितना है 2 इंटू 10⁸. 2 और 2 कैंसिल, ये 10⁸ ऊपर था वहाँ जाएगा तो माइनस में आएगा.
और बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगे तो 10⁻11 हो जाएगा आंसर। इतने सेकंड लगेंगे, मतलब ये उतने सेकंड्स हैं जिस तक हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सो लाइट को कुछ भी समय नहीं निकलता लगता ऐसी छोटी चीज़ों से गुजरने में। विद इन नो टाइम, इट्स अ काइंड ऑफ नो टाइम, फाइन। सो विद इन नो टाइम ये वहाँ से गुजर जाएगी। एग्जैक्टली क्वान्टिटेटिवली आंसर चाहिए तो ये 10⁻11 है, फाइन। अब आपके पास एक होमवर्क है, आपको SP, PFP एंड QBAD कंप्लीट करने हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ये SP, PFP और QBAD जो है वो पेज नंबर 86 से स्टार्ट हो रहे हैं और पेज नंबर 89 पे ख़त्म हो रहे हैं। पेज नंबर 86 से पेज नंबर 89 तक आपको ये सॉल्व्ड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन अबव डिस्कशन आपको करने हैं, फाइन। ये सारे के सारे आपको करने हैं, जिसमें QBAD में डेफिनेटली आप कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके होंगे। आई होप आप QBAD में कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो आप पहले इनको अपडेट करिए रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ और मुझे फिर एक साथ डाउट्स भेजिए ग्रुप में, तब हम इसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर द क्लास।